Hello students, so today I will teach you the fourth chapter of Beehive book, which is A Truly Beautiful Mind. जो ये चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग लगेगा जब आप इसे पढ़ेंगे कि किसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड, फर्स्ट हमें पॉइंट दे रखा है, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। आप किसके बारे में सोचते हो जब आप सुनते हो ये वर्ड जीनियस। Who is a genius? कौन जीनियस होता है? What qualities do you think a genius has? और आपको क्या लगता है कि कौन सी क्वालिटीज़ जीनियस में होती हैं। सेकंड इसका है, We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. तो कह रहे हैं कि इस अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट है कहाँ का? जर्मन का। वो टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने वर्ल्ड में क्या ला दिया था? स्टॉर्म। मतलब एक तरह से इसमें असलियत में स्टॉर्म नहीं ला दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा वो मचा दिया था इन्होंने शोर। अबाउट 100 years ago, जो कब था? 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। तो क्या हुआ, अब उनके बारे में बताया गया है। जो कौन है? जर्मन सिविल सर्वेंट है। किस समर में? 1905 की बात हो रही है। 26 ईयर के थे वो। कौन? जर्मन सिविल सर्वेंट जो थे 26 ईयर ओल्ड के थे। पब्लिश्ड इन अ क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। जो पब्लिश हुए थे वो किस में हुए थे? सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, 4 पेपर्स में हुए थे जो बहुत ज़्यादा हाई फाई पेपर थे उस टाइम के जर्मन में। और क्या था वहाँ पर कि उन पेपर्स में क्यों आए थे वो? अबाउट लाइट। उन्होंने लाइट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज दी। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो मोशन होते हैं पार्टिकल्स के उसके बारे में। द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सर्च करी, रिसर्च करी और भी बहुत काम करे। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। उनके जो काम था, जो काम करने का तरीका था, जो उस पेपर में छपा था वो सिर्फ कुछ पेजेस में छपा हुआ था, पूरा उनका नहीं लिखा था उसमें साइंटिफिक जर्नल्स में। बट चेंज फॉर एवर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। तो वो बताते हैं कि चाहे उनकी जो रिसर्च थी, जो वर्क था, उसके बारे में पेजेस में बहुत ज़्यादा कम लिखा हुआ था, पर उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी इन रिसर्चेस की वजह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग जो थी, समझने की स्पेस को, टाइम को, और भी जो एंटायर कॉस्मोस है, जो साइंस के बारे में है, सब जो वर्ल्ड का था, दुनिया का था, वो चेंज कर दी थी। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस। सो वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब करके ट्रांसफॉर्म कर दिया था अपना जो नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, और जो आइंस्टाइन का था उसका सिनोनियम, मतलब जो उसका भावार्थ होता है, वो क्या कर दिया था? जीनियस। मतलब जीनियस ही मतलब है आइंस्टाइन का। 50 years आफ्टर हिज डेथ, 50 साल के बाद उनकी जो डेथ हो, मतलब डेथ के उनके 50 साल बाद, एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल राइन्स। तो वो कहते हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जीनियस जो है, वो स्टिल राइन्स मतलब होता है उनकी जो प्रतिभा है वो अब भी कायम है। उनकी जितनी भी रिसर्चेज हैं वो ही सारी सही हैं और उन्हीं की वजह से वो सारा वर्क होता है साइंस में, चाहे वो एनर्जी, स्पेस या टाइम, किसी के भी बारे में हो। तो आप इससे समझ गए होंगे कि हम इसमें पूरे एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी पढ़ेंगे कि उनका स्कूल में कैसा अपग्रेड था और क्या क्या होता था। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कब बॉर्न हुए थे? तो वो 14 मार्च 1879 में हुए थे। और कहाँ पर? जर्मन की कौन सी सिटी में? उल्म में। ओके। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। तो वो कहते हैं जो उनकी मदर हैं कि उस टाइम पे हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि, या कोई ऐसे इंडिकेशन मतलब है कोई ऐसा साइन नहीं था कि वो डेस्टाइन्ड, मतलब जो उनकी डेस्टिनी है वो कैसी है? महानता वाली है। On the contrary, his mother thought Albert was a freak। उसके contrary मतलब contrary कहते हैं विपरीत, अपोजिट। उसकी जो मदर थी उनकी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो सोचती थी कि जो एल्बर्ट है वो फ्रीक है। फ्रीक क्या होता है? फ्रीक सनकी को कहते हैं, जो थोड़ा नॉर्मल नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रीक का मतलब अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। जो थोड़ा अनयूजुअल बिहेव करता है दूसरों के मुकाबले। To her, his head seemed much too large। उनके लिए, उनकी जो मदर है उनके लिए जो उनका सर था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो कैसा था? बहुत ज़्यादा बड़ा था। सेकेंड पैराग्राफ, एट द एज ऑफ 2.5
आइंस्टाइन स्टिल wasn't टॉकिंग। तो जब उनकी जो एज थी वो 2.5 साल के हो गए थे, जब भी एल्बर्ट को क्या था, बोलना नहीं आता था आइंस्टाइन को। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। जब उन्होंने फाइनली बोलना सीख लिया तो वो क्या करते थे, अटर्ड कहते हैं बोलना, हर चीज़ को वो दो दो बार बोलते थे, ट्वाइस मतलब 2 बार। आइंस्टाइन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और जो उनके प्लेमेट्स थे जिनके साथ वो खेलते थे, मतलब उन्हें तो पता ही नहीं था खेलना कैसे है, जो उनकी एज के थे वो उन्हें क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बोर भाई। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, जो वो यंगस्टर यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया कि वो अपने से ही खुद से खेलते रहते थे। मच ऑफ द टाइम, मतलब वो अपने साथ ही ज़्यादा खेलते रहते थे ज़्यादा समय में। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और वो ज़्यादातर स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली वो किसे पसंद करते थे, मैकेनिकल टॉयज़, जो मशीन से बने हुए टॉयज़ हैं उनको मैकेनिकल टॉयज़ कहते हैं, उन्हें वो ज़्यादा पसंद आते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न जो रिसेंटली बॉर्न उनकी सिस्टर थी उनको देखा, जिसका नाम था माजा, ही इज़ सैड टू हैव फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो वो कहते हैं ही सैड कि एकदम से वो उन्हें देखते हैं माँ, जब अपनी जो न्यू बॉर्न सिस्टर, और कहते हैं कि अच्छी है पर इसके पहिए कहाँ हैं। तो मतलब वो इतने मैकेनिकल मशीन से इतना वो अट्रैक्ट थे कि वो अपनी ना सिस्टर को भी समझ रहे थे कि वो एक मशीन है या एक टॉय है। तो वो कहते हैं कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। तो एक हेडमास्टर ने, जो मास्टर के हेड होते हैं, उन्होंने एक बार उनके फादर से, आइंस्टाइन के फादर से कहा कि आइंस्टाइन कुछ भी जो भी प्रोफेशन व्यवसाय चूज़ करेगा वो मैटर नहीं करता है, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तो वो जो हेडमास्टर वो कहते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आइंस्टाइन कुछ भी व्यवसाय चूज़ करे, बिकॉज वो कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और आइंस्टाइन ने 6 जो एज थी उनकी 6 ईयर ओल्ड जब हुए तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या बजाना, वायलिन। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड टू हिम, बिकॉज जो उनकी मदर थी वो चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखें। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, और वो कुछ ही समय बाद क्या बन गए, एक गिफ्टेड अमेच्योर। मतलब अमेच्योर का मतलब होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन। तो उन्होंने प्रोफेशनली नहीं लिया, उन्हें बजाने में वायलिन को अच्छा लगता था, तो वो एक वायलिनिस्ट उन्हें कहते हैं, अ पर्सन हु प्लेज वायलिन, उसे वायलिनिस्ट कहते हैं। तो वो एक उन्हें गिफ्ट करा गया वायलिन, तो वो वायलिन बजाना उन्हें पसंद आता था, लेकिन वो उसे प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते थे, वो बस ऐसे अपने प्लेजर के लिए उसे बजाते थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, बस उन्होंने ये स्किल को, जो उनकी ये स्किल थी वायलिन बजाने की, उसे मेंटेन करके रखा अपनी पूरी ज़िंदगी। 4th पैराग्राफ है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बैड पीपल कहते हैं स्टूडेंट, एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वैंट टू हाई स्कूल इन मुनिश, वो कहाँ गए पढ़ने के लिए, हाई स्कूल कहाँ का, मुनिश का, मुनिश जर्मनी में ही है। वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड, जब जो आइंस्टाइन थे वो 15 महीने के थे, जब जो उनकी फैमिली थी वो मुनिश में जाकर रही थी। तो जब वो गए पढ़ने के लिए मुनिश में हाई स्कूल में, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, वो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने लगे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, इसका सिंपल मीनिंग होता है डिसिप्लिन। ओके तो आइंस्टाइन को स्कूल की जो डिसिप्लिन था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, क्लैश कहते हैं फाइट होनी या फिर टकराव होना, इसलिए इसी बात पे जो डिसिप्लिन था उसी बात पर आइंस्टाइन के क्लैश होते रहते थे उनके टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को स्टिफल मतलब होता है अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेशन, उन्हें घुटन होने लगी। कहाँ पर, अपने स्कूल में। तो उन्होंने क्या करा, मतलब उन्हें ऐसी घुटन थी कि स्कूल में जो डिसिप्लिन है उसकी वजह से, तो उन्होंने क्या करा, जो स्कूल था उसे छोड़ दिया 15 साल की एज में। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन। तो क्या हुआ, 1 साल पहले जो एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मूव हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे कहाँ पर, मिलन भी एक जर्मनी में ही जगह है। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और जो आइंस्टाइन है उन्हें कहाँ छोड़ दिया था, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग कहते हैं बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड।
तो बहुत डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन को मौका मिला, उसकी जो विश थी आइंस्टाइन की, कहाँ पर डिज़ायर थी उनकी पढ़ने की, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिश। वो ऐसी सिटी थी जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिबरल लोग हैं। लिबरल होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, ऐसे लोग जो विलिंग करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे लोगों के ओपिनियंस को, उन्हें क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, तो मुनिश से ज़्यादा, तो उन्होंने कंपैरिजन करा है कि मुनिश में जैसे स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, लिबरल जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें ऐसा नहीं है। तो उनकी ये विश थी जो घर वालों ने उनकी मान ली थी और उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया था, कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो बताया गया है कि जो आइंस्टाइन है वो हाईली गिफ्टेड, मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा रुचि थी, इंटरेस्टिंग लगता था मैथ्स, और उनका इंटरेस्टेड किस में भी था, फिजिक्स में भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उन्होंने अपना जो स्कूल था वो फिनिश कर लिया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन जूरिश। अब उन्होंने डिसाइड करा था कि उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो भी कौन सी, जूरिश। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन। तो वो कहते हैं कि सिर्फ साइंस ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्हें अपील्ड होता है, मतलब उनको अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। तो यहाँ पे उन्हें डैशिंग यंग मैन कहा गया है विद द वॉलरस मस्टेच। वॉलरस आपको पता है एक मैमल होता है जो पानी में रहता है, तो वॉलरस जैसी उनकी क्या थी, मस्टेच, मूछें थी। तो वो कहते हैं कि सिर्फ साइंस ही नहीं, उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट अपनी तरफ करती थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट। तो वो साइंस के अलावा एक उनकी स्पेशल इंटरेस्ट था किसमें, फेलो स्टूडेंट, जो उनकी सहपाठी थी स्टूडेंट उसमें, जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। ओके, वूम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जिससे वो क्या, उन्होंने उन्हें कैसा पाया था, क्लेवर क्रिएचर, जो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, जो समझदार प्राणी के रूप में होता है, समझदार कहते हैं क्लेवर को। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women get degrees. तो वो जो यंग सर्ब थी, यंग सर्ब किसे कहा गया है, मिलेवा मैरिक को कहा गया है। वो स्विट्ज़रलैंड की इस यूनिवर्सिटी में इसलिए आई थी, जो यूनिवर्सिटी जूरिश थी, क्योंकि यूरोप में ऐसी बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ थी जो वुमेन को, जो महिलाएं होती हैं, उनको डिग्रीज देती हैं। तो जूरिश में से एक थी जो महिलाओं को क्या देती हैं, डिग्री देती हैं। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। तो वो कहते हैं जो आइंस्टाइन हैं कि उन्होंने उसे कैसा देखा कि वो एलाई में सपोर्ट, एलाई मतलब होता है सपोर्ट करती थी आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा, कौन, मिलेवा मैरिक, बिकॉज, और अगेंस्ट थे किसके, साइंस, जो आइंस्टाइन थे वो फिलिस्टाइंस जो होते हैं, फिलिस्टाइंस कहते हैं those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो ऐसे पीपल उनकी फैमिली में या फिर उनकी यूनिवर्सिटी में जो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूली क्या करते हैं, एट ऑड्स, मतलब आइंस्टाइन को और मतलब थोड़ा अलग मानते हैं, थोड़ा एबनॉर्मल सा उनके साथ बिहेव करते हैं। लेकिन जो मिलेवा मैरिक थी वो आइंस्टाइन की एलाई, मतलब एक क्या बनती थी, अ फ्रेंड और एन एसोसिएट, एक सपोर्ट देती थी उन्हें फ्रेंड के रूप में। द कपल फेल इन लव, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, उन्होंने एक दूसरे को लेटर्स देना स्टार्ट कर दिए जिसमें वो अपने जो वर्ड्स थे उन्हें अफेक्शन, अट्रैक्ट होते थे एक दूसरे से। और कैसे उन्होंने वर्ड्स में एक दूसरे को लेटर लिखा था, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, उसमें साइंस भी मिक्स थी और टेंडरनेस मतलब होते कोमलता के साथ लेटर लिखा था। wrote आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन ने उन्हें लेटर लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो वो कहते हैं हम कितने खुश और प्राउड मतलब होता है गर्व करेंगे जब जो हम दोनों का जो काम है, ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली कहते हैं कंपैरिजन करना, टू अ विक्टोरियस, विक्टोरियस कहते हैं विजय, जब हम जो रिलेटिवली जो वो थ्योरी कर रहे थे उस पर जब वो क्या पाएंगे, विक्टोरियस, विक्ट्री पाएंगे, मतलब जीत हासिल करेंगे फाइनल पार्ट में। कंक्लूजन मतलब होता है फाइनल पार्ट। In 1900 century, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। तो क्या हुआ, ईयर इसमें 1900 दे रखा है, उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की एज कितनी थी, 21 ईयर ओल्ड के थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए थे वो, एंड अनएम्प्लॉयड, उनके पास कोई भी काम नहीं था, वो बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902। तो क्या हुआ, वो कैसे वर्क करते थे, टीचिंग असिस्टेंट थे, मतलब एक टीचर के वो सहायक थे, हेल्पर थे, और एक प्राइवेट होता है मतलब पर्सनल क्लासेस देते थे। और उसके बाद उन्होंने फाइनली सिक्योर कर ली एक जॉब, उन्होंने पा ली, कब, कौन से ईयर में, 2 साल बाद,
1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। टेक्निकल एक्सपर्ट थे वो, टेक्निकल जो मशीन से रिलेटेड होते हैं उनको कहते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। इन द पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट विच गिव द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो राइट देता है किसी भी इन्वेंटर को जिससे वो क्या कर सके? इन्वेंशन कर सके। तो वो एक ऐसी जॉब में आ गए थे और वो कहाँ था? ऑफिस बर्न में। While he was supposed to be assessing others people's invention, जब लोग ये सोच रहे, मतलब वहाँ के जो लोग थे, कलीग्स थे, वो सभी सोच रहे थे कि वहाँ पे जो आइंस्टाइन का काम है वो सिर्फ असेस करना है, लोगों को इन्वेंशंस को देखना है कि लोग कैसे इन्वेंशन कर रहे हैं, जो इन्वेंटर्स हैं वहाँ के असेस करना है, मतलब देखने का है। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। जबकि आइंस्टाइन क्या कर रहे थे? वो अपने एक्चुअल में वो अपने ही आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे सीक्रेट, किसी को ना बता के ऐसे। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। तो वो अपनी जो डेस्क का जो ड्रॉर था, जो दराज होती है डेस्क में, उससे वो मजाक में कहा करते थे लोगों से ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो आपको पता है एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे फिजिक्स के, थियोरेटिकल मतलब क्या होता है? थियोरेटिकल मतलब होता है बेस्ड ऑन आइडियाज़। वो अपने ही आइडिया को बिल्ड कर रहे थे, तो उन्होंने जितना भी जो भी अपने आइडियाज़ थे उन्हें पेपर पे किसी पे लिख रखा था, वो सब किस में रहते थे? उनके डेस्क के ड्रॉर में। 9th पैराग्राफ। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। तो एक उनमें से जो और भी ज़्यादा वेल नोन था, फेमस मतलब होता है बहुत ज़्यादा जानने वाला, वेल नोन पेपर जो था 1905 का, वो आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। तो उसमें क्या था? अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उनके मुताबिक जो टाइम और डिस्टेंस होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट मतलब होता है मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। जो किसी और के रिलेशन में ना हो वो अपने मुताबिक चलते रहते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं। ओके, जो एब्सोल्यूट मतलब जो अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो उसका होता है नॉट चेंजिंग, जो चेंज नहीं होता। इंडीड टू परफेक्टली, तो वो एक एग्जांपल देते हैं कि अगर दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। तो वो कहते हैं अगर हम दो एक्यूरेट क्लॉक्स को, एक्यूरेट मतलब होता है जिनका जो टाइम होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, सही हो, दोनों क्लॉक को अगर हम सेम रख, मतलब एक साथ रखें तो वो भी हमें एक जैसा टाइम कंटिन्यू नहीं बता पाएंगी, क्योंकि उनमें से जो एक होगी उसकी जो जर्नी होगी वो दूसरे के मुताबिक थोड़ी फास्ट होगी। इसी को वो क्या कहते हैं? रिलेटिविटी की थ्योरी कहते हैं। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। तो ये आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है, वेल नोन है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या है कि ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, जो उन्होंने यहाँ पे नीचे एक फॉर्मूला लिख रखा है, ये एक रिलेशनशिप बताता है किसकी? बिटवीन मास एंड एनर्जी। जो किसकी होती है? मास की और एनर्जी। तो ये है E = mc², ये जो उनकी थ्योरी है। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इसमें क्या है? E स्टैंड फॉर एनर्जी, जो E है ये स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, M फॉर मास, M जो है वो मास के लिए, एंड C किसके लिए होता है? फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। और C जो है वो स्पीड है किसकी? वैक्यूम की, लाइट के वैक्यूम की। और जो स्पीड है वो कितने से चल रही है? अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रही है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने एक कोट कहा गया है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप 2 ही मिनट बैठे हैं। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। तो वो कहते हैं, या अगर आप फिर 2 घंटे किसी गर्म चूल्हे पे बैठते हैं तो आप 2 मिनट अगर आप बैठते हैं किसी गर्म चूल्हे पे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप 2 घंटे से बैठे हुए हैं। इसी को हम रिलेटिविटी कहते हैं, जो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको कहा है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब जो आइंस्टाइन थे वो क्या सॉल्व कर रहे थे मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, जो हार्ड होती हैं प्रॉब्लम्स फिज़िक्स की, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, जो पर्सनल लाइफ थी, वो क्या हो रही थी? अनरेवलिंग। रेवलिंग मतलब होता है स्टार्टिंग टू फेल होना स्टार्ट हो गई थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। एल्बर्ट चाहते थे कि वो शादी कर लें मिलेवा से, जो उनकी क्या थी? सपोर्टर थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, जब वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर लें। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, पर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर थी वो नहीं चाहती थी कि जो एल्बर्ट है वो शादी करे मिलेवा मैरिक से।
She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. जो उनकी मदर थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो सोचती थी कि जो मिलेवा है 3 साल बड़ी है एल्बर्ट आइंस्टाइन से और वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहेंगी उनके सन के लिए. शी वॉज ऑल्सो बोथर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी मिलेवा की इंटेलिजेंस एबिलिटी, जो उनकी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी मिलेवा उससे. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. तो उनकी मदर कहती हैं आइंस्टाइन से कि वो तुम्हारी तरह ही एक किताब है. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, उन्होंने क्या करा, आइंस्टाइन ने थोड़े टाइम के लिए शादी को टाल दिया. 11th पैराग्राफ में है द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, पर फाइनली उन दोनों ने क्या कर शादी कर ली जनवरी 1903 में, एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 लड़के हो गए. बट अ फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, कुछ सालों बाद जो शादी थी वो फेल्टर्ड मतलब था बिकम वीक, लड़खड़ाने लगी. मिलेवा मीनवाइल वॉज लूसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो मिलेवा थी उसको अपना जो उनकी इंटेलेक्चुअल थी एबिलिटी थी पढ़ने की, एम्बिशन की, जो उनका एम था वो सब वो लूज़ करना शुरू कर दिया, खोना शुरू कर दिया. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक दुखी ग्रैनी बन गई. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. बहुत सालों बाद उनकी जो लगातार लड़ाई चल रही थी उसके बाद उन्होंने फाइनली दोनों जो कपल है उन्होंने डिवोर्स ले लिया 1990 में. ओके, डिवोर्स मतलब होता है सेपरेटेड लीगली, एक दूसरे से लीगली अलग हो जाना. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उन्हें उसी साल जिस 1919 ईयर में जब उनका डिवोर्स हुआ, आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली. 12th paragraph, Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. उनका जो न्यू चैप्टर था मतलब जो उनकी न्यू इन्वेंशन थी वो किसके ऊपर थी, राइज टू वर्ल्ड फेम, जो नया वर्ल्ड में वो चैप्टर इन्वेंट कर रहे थे. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उन्होंने एक थ्योरी जो रिलेटिविटी के ऊपर थी उसे पब्लिश करवाया था 1915 में, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन ग्रेविटी के बारे में. ग्रेविटी आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, तो उनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो इसी के ऊपर थी. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और एक एक्लिप्स आपको पता है एक्लिप्स कहते हैं उसे जिसे सूर्य ग्रहण जैसे होता है उसी को एक्लिप्स कहते हैं. अ फेज ऑफ सोलर साइकिल, ओके, जो सन की होती है 1919 में उसने भी प्रूव कर दिया था कि जो आइंस्टाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और आइंस्टाइन ने करेक्टली ही कैलकुलेट कर लिया था क्या एडवांस एक्सटेंट मतलब जो नया एक्सटेंट था कि लाइट जो होती है जो फिक्स स्टार्स जो होते हैं स्काई में उसकी जो लाइट होती है वो डिफ्लेक्ट होती है. डिफ्लेक्ट मतलब होता है चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हैड हिट समथिंग, चेंज करना डायरेक्शन क्योंकि कुछ चीज़ जो है वो उन्हें हिट कर रही है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. और क्या जो लाइट है स्टार्स की वो उसे कौन हिट कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसे क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जो न्यूज़पेपर वाले थे उन्होंने क्या प्रोक्लेम करा, अनाउंस करा. प्रोक्लेम मतलब होता है अनाउंस करना कि इनका जो काम है वर्क है वो क्या है, अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन चेंज है मतलब साइंस में. 13 जो पैराग्राफ है वो है आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टाइन ने रिसीव करा नोबेल प्राइज़, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि फिजिक्स में कब उन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव करा, तो 1921 में करा. ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन्हें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बरसात हुई किस चीज़ की, ऑनर्स मतलब रेस्पेक्ट की, और इन्विटेशंस उन्हें निमंत्रण दिए गए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो उनकी कैलकुलेशंस थी उनकी इन्वेंशंस थी वो सारी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा करेक्ट होती थी और एक्यूरेट होती थी. एंड लॉडेड बाय द प्रेस, लॉडेड मतलब होता है प्रेस करना, प्रेस मतलब उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई न्यूज़पेपर में, प्रेस मतलब है न्यूज़पेपर. When the Nazis came to power in Germany 1933, जब नाजीज जो हिटलर एडोल्फ था उनकी जो पावर में आया वो जर्मनी में, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1933 में आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. आइंस्टाइन इमिग्रेटेड मतलब होता है टू लीव अ कंट्री परमानेंटली, उन्होंने परमानेंटली जर्मनी को छोड़ दिया और कहाँ शिफ्ट हो गए, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में. 5 years later, 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर.
5 साल बाद जब डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, तो अमेरिकन जो फिजिस्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो उनमें क्या हो गया, अप्रोर कहते हैं वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया। मैनी ऑफ दैम हैड फ्लेड फ्रॉम फिजिक्स, उनमें से कुछ आइंस्टाइन की तरह ही बचकर आए थे जर्मनी से, नाजिज्म की उस आम पार्टी से। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। जैसे उनमें से कुछ जो, जैसे मैंने बताया आपको कि फेसिज्म की वजह से वो बचकर आए थे, जैसे आइंस्टाइन भी वहाँ से बचकर आए थे जर्मनी से, क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं चाहते, जैसे नाजिज्म ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर दी थी वहाँ की गवर्नमेंट को, अपने न्यू रूल्स बना लिए थे, तो वो वहाँ से बचकर आए थे जैसे आइंस्टाइन आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब वो सारे जो फिजिस्ट थे वो डरे हुए थे, और अमेरिका वाले के जो नाजिज हैं वो बिल्ड करेगा ये सारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं इनको बनाएगा और एटॉमिक बॉम्ब को यूज़ करेगा दुश्मनी निकालने के लिए। At the arguing of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president। तो क्या हुआ, जब एक कलीग के साथ उनकी आर्ग्यू हुई तो आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को। उस टाइम पे कौन थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्नड, उसमें उन्होंने वार्निंग लिखी थी आइंस्टाइन ने, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर ऐसा बॉम्ब एक सिंगल ही, अगर एक छोटा सा बॉम्ब भी अगर एक्सप्लोड हो जाए, कहीं फेंका जाए पोर्ट पे, पोर्ट कहते हैं बंदरगाह में, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। वो इतना एक छोटा सा ही जो बॉम्ब है वो काफ़ी होगा डिस्ट्रॉय करने को पूरा पोर्ट जो बंदरगाह होती है उसे, और उसके साथ साथ ही वो आसपास सराउंडिंग की टेरिटरी को भी, जो आसपास की जगह है उन्हें भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल फेल नहीं हुए, ऐसा ही हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन्स ने चुपचाप ही सीक्रेटली क्या कर दिया, डेवलप करने लगे एटॉमिक बॉम्ब्स अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए, जो क्या था, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा नागासाकी इन अगस्त 1942। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब उन्होंने अमेरिकन्स ने सारे एटॉमिक बॉम्ब्स को किस पे गिराया था, जापानीज़ की 2 सिटीज़ पे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, अगस्त 1942-45 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड के लिए ये जो बॉम्ब थे एटॉमिक बॉम्ब से इनको फेंक दिया था, किसके ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी, जो कहाँ की सिटीज़ है, जापान की सिटीज़ हैं। 16 में आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन को इससे बहुत ज़्यादा धक्का लगा, एक मतलब परेशान हो गए वो कि इससे तो पूरे वर्ल्ड का ऐसे डिस्ट्रक्शन हो सकता है अगर हम एक दूसरे से ऐसी दुश्मनी निकालते रहे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, इस बार उन्होंने जो लेटर था वो पब्लिक मिसिव, मतलब यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त, मतलब पूरा एक यूनाइटेड नेशंस की एक हेडक्वार्टर होता है, पूरी टीम जो होती है जो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ मिली हुई होती है, उनको लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने प्रपोज करा, मतलब आइंस्टाइन ने कहा कि आप सबको यूनाइटेड नेशंस को एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाए। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact। जैसे रोजवेल्ट के जो लेटर जो उन्होंने लिखा था प्रेसिडेंट को यूएस के, उसने तो मतलब रोक लिया था नाजिज को एटॉमिक बॉम्ब बनाने से, पर जो ये लेटर था इसने कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो 10 मतलब जब 10 साल हो गए, डिकेड कहते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब दशक को कहते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन जो थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे पॉलिटिक्स में। ओके, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। अब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने आर्म्स बिल्ड, मतलब जो आर्म्स इसमें कहते हैं हाथापाई जो हथियार होते हैं उनकी जो उनको रिडक्शन करने के लिए मांग करी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में अब इन्वॉल्व हो गए थे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उससे उन्होंने क्या बनाया, कैंपेन बनाया। कैंपेन कहते हैं जॉइंट एफर्ट, उन्होंने ऐसे एफर्ट्स बनाए जिससे वो क्या करें, पूरी जो कंट्री है जिसमें वो रहते थे यूएस में, पीस ला सके और डेमोक्रेसी को बिल्ड कर सके। डेमोक्रेसी पीपल्स के रूल से बनती है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, आइंस्टाइन की डेथ का भी आप डेट याद रखिएगा कि कौन से ईयर में हुई थी, 1955 में, और इनकी एज कितनी थी, 76 में। He was celebrated as a visionary and wrote
सिटीजन एज वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। जब उनकी डेथ हो गई 1955 में, उनकी एज 76 थी, तो जब वो मर गए तो उनके जो आम जीनियस, जिन्हें साइंटिफिक जीनियस के नाम से तो जाना जाता ही था, पर उनके साथ साथ उनको विजनरी और वर्ल्ड के सिटीज़न की तरह भी बहुत जाना गया। विजनरी कहते हैं अ पर्सन वो कैन थिंक अबाउट अ फ्यूचर मैन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, जो दूर की सोचता है, मतलब फ्यूचर की सोचता है, और अपने जो उनको एज अ सिटीज़न, यूएस का जो सिटीज़न था, ऐसे उनकी सेलिब्रेट करा गया उनकी डेथ को। मतलब इसमें सेलिब्रेट ये नहीं, खुशियाँ मनाई गई, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्राइड से और ऑनर से नवाजा गया। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसको पहले वीडियो को देखिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर चेक कर लें और उन्हें डाउनलोड कर लें। उससे क्या होगा कि आप पहले वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर पीडीएफ नोट्स से आप जो नोट्स हैं उन्हें याद कर लें तो आपको ईजिली चैप्टर कम्प्लीटली आपका रेडी हो जाएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।